दफन 20। रात के समय जब बच्चे गहरी नींद में चले गए तब पलक रसोई में कुछ काम निपटाने के बाद बाहर निकलती है। गलियारे में हल्की रोशनी थी। वह देखती है कि रचित बालकनी में अकेला खड़ा है। मौसमी हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी नज़र जाती है कि उसके हाथ में झलक का पुराना स्कार्फ है, जिसे वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों से सहला रहा है। उस वक्त उसकी आंखों में झलक की यादों को साफ साफ देखा जा सकता था। रचित। आवाज सुनकर रचित धीरे से पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान के भाव स्पष्ट थे। वह कुछ नहीं कहता, बस पलक की ओर देखता है। पलक उसके पास आती कहती है, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अंदर चलो। रचित हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस यूं ही, थोड़ा अकेले रहना चाहता था। पलक स्कार्फ की ओर इशारा करते हुए पूछती है, ये झलक का है न? रचित स्कार्फ को देखकर एक गहरी सांस छोड़ता हुआ कहता है, हाँ, वह हमेशा इसे पहनती थी। इस स्कार्फ में उसकी खुशबू आज भी वैसी ही है। लगता है जैसे वो आज भी मेरे आसपास है। पलक एक पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर वह रचित के कंधे पर हाथ रखती हुई कहती है, रचित, मुझे पता है कि झलक की यादें तुम्हारे दिल से कभी नहीं मिटेंगी, और सच कहूँ, उसे भुलाना चाहिए भी नहीं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी ठहराव में नहीं जी सकते। झलक भी यही चाहती कि तुम खुश रहो। रचित आंखों में दर्द के साथ, मैं कोशिश करता हूँ दी, लेकिन हर बार जब मैं आगे बढ़ने की सोचता हूँ, लगता है जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। ये धोखा नहीं है रचित, ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे आगे बढ़ाना तुम्हारा हक है। झलक चाहती थी कि तुम खुश रहो, एक नई शुरुआत करो। रचित खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगता है। पलक एक पल रुकती है, फिर धीरे से बोलती है, रचित, मैंने एक लड़की देखी है, वह बहुत समझदार है। मुझे लगता है वह तुम्हारे लिए सही रहेगी। मैं नहीं कह रही कि तुम उसे अभी स्वीकार कर लो, लेकिन कम से कम एक बार उससे मिल तो लो। रचित हैरानी से, लड़की? आप समझती क्यों नहीं? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पलक धीरे से मुस्कुराते हुए, रचित, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम कम से कम एक मौका खुद को और उस लड़की को दो। हो सकता है तुम्हें उसके साथ वो सुकून मिले जिसकी तुम्हें तलाश है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं किसी और के साथ खुश रह पाऊंगा? हाँ रचित, क्योंकि मैं जानती हूँ कि झलक भी यही चाहती थी। उसने तुम्हें कभी बंधन में नहीं बांधा। वह चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियो, और अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मुझे यकीन है वह जहाँ भी होगी खुश होगी। रचित गहरी सांस लेकर स्कार्फ को देखता है और फिर धीरे धीरे सिर हिलाता है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक बार उस लड़की से मिलूंगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। रचित, हर किसी की जिंदगी में एक समय आता है जब हमें उन लोगों को अलविदा कहना पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। झलक तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन तुम्हें अब उसकी यादों को उसके साथ जाने देना होगा। रचित स्कार्फ को देखता है, उसकी उंगलियां उसे कसकर पकड़ लेती हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की एक बूंद गिरती है जो स्कार्फ के किनारे को भिगो देती है। रचित थके हुए स्वर में, दी, ये सिर्फ एक स्कार्फ नहीं है, ये झलक की आखिरी याद है जिसे मैं अब तक अपने साथ रखे हुए हूँ। इसे देखकर मुझे लगता है जैसे वह कहीं आसपास है, मेरी जिंदगी का हिस्सा। इसे छोड़ने का मतलब है उसे खो देना। पलक सहानुभूति भरे स्वर में, रचित, उसे कभी खोया नहीं जा सकता। वह हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन इस स्कार्फ को पकड़े रहने से उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। उसे जाने दो ताकि वह भी आज़ाद हो सके और तुम भी। रचित का गला भर आता है। उसकी उंगलियां स्कार्फ पर और कस जाती हैं। पलक उसकी ओर देखती है, उसका कंधा पकड़ती हल्की सी कहती है, झलक को जाने दो रचित, उसे अपने दिल में रहने दो, लेकिन अपनी जिंदगी में उसे बांधकर मत रखो। रचित धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता है। उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। वह स्कार्फ को देखता है, जैसे उसके साथ अपनी हर याद को संजोने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह धीरे धीरे उसे हवा में छोड़ देता है। स्कार्फ हवा में तैरने लगता है। ठंडी हवा उसे ऊपर उठाती है। स्कार्फ एक पल के लिए हवा में लहराता है, मानो झलक की आत्मा विदाई दे रही हो। रचित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी आ जाती है। रचित धीरे से फुसफुसाते हुए, झलक, अब तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। स्कार्फ धीरे धीरे आसमान में खो जाता है। पलक रचित के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में भी नमी है। वह रचित के कंधे पर हाथ रखती है। अब तुमने उसे जाने दिया रचित, ये देखकर वह खुश होगी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देनी चाहिए।
रचित गहरी सांस लेता अपनी आंखें बंद करता झलक की मुस्कुराती हुई छवि को याद करता है। उसकी आंखें खोलते वक्त उसका चेहरा शांत दिखाई देता है। दोनों बालकनी से वापस अंदर आते हैं। आसमान में उड़ता स्कार्फ धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है, जैसे झलक की आत्मा ने अपनी आखिरी विदाई दे दी हो। साहिल टेंट में प्रवेश करते हुए अनिकेत को देखते हैरानगी से पूछता है, सर, आप अब तक जाग रहे हैं? आपने आज दिन भर कुछ खाया भी नहीं। वैसे ये तस्वीरें देखकर आप इतना क्या सोच रहे हैं? साहिल, ये इंस्क्रिप्शन, ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह एक दिशा निर्देश है। मुझे लगता है ये हमें उस नीले पत्थर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। साहिल लगभग दौड़ते हुए अनिकेत तक पहुंचता हुआ कहता है, क्या बात कह रहे सर? लेकिन ये इंस्क्रिप्शन तो एकदम अनजान भाषा में है, इसे समझना बहुत मुश्किल होगा। अनिकेत टॉर्च उठाते हुए कहने लगा, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे लगता है ये इंस्क्रिप्शन ही हमें गुफा में छिपे उस पत्थर तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। मुझे यकीन है इसी में हमारे सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। तो क्या अब हम गुफा में दोबारा जाएंगे? साहिल चौंकते हुए पूछता है। हाँ, लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। लेकिन पहले इस इंस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अपनी बात कहते हुए अनिकेत अपने मोबाइल की इमेज को जूम करता हुआ कहने लगा, देखो, इस लिपि को चित्रों द्वारा छिपाया गया है। अगर ग्राफिक्स की मदद से इन इमेज को इस लिपि से सेपरेट किया जाए तो मैं ये लिपि पढ़ सकता हूँ। बस साहिल, अगर कोई क्रिप्टोग्राफिक स्पेशलिस्ट हो तो बात बना सकती है। क्रिप्टोग्राफिक सोचते हुए साहिल कहने लगा, इसमें तो हामिद सर एक्सपर्ट थे और उन्होंने ही बताया था कि उनकी भांजी माहिरा भी इसमें एक्सपर्ट है। अरे हाँ सर, इसलिए तो हामिद सर ने उसे यहाँ बुलाया, पर जब तक वो यहाँ आए हामिद सर ही गायब हो गए। हामिद सर का पता लग जाएगा, पहले ही पहेली तो सुलझे। अब इसमें माहिरा हमारी मदद कर सकती है। चलो, अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, ध्रुव को कॉल तो लगाओ, वहाँ सब कैसा है? हाँ सर, बात नहीं कि मैंने यहाँ आते उलझ गए तो ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी कॉल करता हूँ। वैसे यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है, मैं बाहर निकलकर कॉल करता हूँ। साहिल मोबाइल लेकर टेंट के बाहर निकल जाता है। उसके निकलते अनिकेत इंस्क्रिप्शन की तस्वीरों को एक बार फिर से ध्यान से देखने लगता है। एक तस्वीर में एक गोल संरचना बनी हुई है जिसमें 4 दिशाओं का संकेत बना था। वही दूसरी तस्वीर में कुछ अक्षर खुदे हुए हैं जो उन्हें किसी खास जगह की ओर इशारा करते लग रहे थे। रात का समय, जब काशी के खुदाई स्थल पर गहरा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। ध्रुव और उसके 2 दोस्त शाहिद और यश टेंट के आसपास थे। माहिरा को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि ध्रुव और उसके दोस्त कुछ गलत करने की फिराक में हैं। वह चौकस थी, लेकिन उसे नहीं पता कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। क्या रचित अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएगा? क्या पलक की कोशिशें उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी? क्या साजिश रच रहे हैं ध्रुव के दोस्त? जानने के लिए सुनते रहे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।